Assalamu alaikum dear students. Today in the course Plant Physiology 1, our topic is respiration. Respiration is actually the synthesis of hexose sugars from reserve carbohydrates and then the further breakdown of those hexose sugars in energy rich compounds, that is ATP. Plants do require oxygen to respire. The process in return gives out carbon dioxide. Unlike humans and animals, plants do not possess any specialized structures for exchange of gases. यानी plants में lungs नहीं होते. However, they do possess stomata that are found in the leaves and lenticels found in the stems actively involved in the gaseous exchange. इनके थ्रू प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन केस ऑफ रेस्पायरेशन और अदर प्रोसेसेस में उनके हिसाब से. लीव्स, स्टेम्स एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर एट अ लो पेस कंपेयर्ड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग में सिंपली क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, ठीक है. प्लांट्स में ये ब्रीदिंग का प्रोसेस यूजुअली इस तरह से नहीं होता, उसमें सेलुलर लेवल की रेस्पिरेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं. बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ विच इज़ अ स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. यानी ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जो कि प्लांट्स में स्किप होता है यूजुअली. Plants take part in respiration all through their life as the plant cell needs the energy to survive. However, plants breathe differently through a process known as cellular respiration. All plants respire to provide energy for their cells to be active or alive. So, next we will study the mechanism of respiration. What is the mechanism? Cellular respiration is an enzyme controlled process of biological oxidation of food materials in a living cell using molecular oxygen, producing carbon dioxide and water and releasing energy in small steps. यानी एक ही दफ़ा में वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जाती बल्कि ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू रिलीज़ होती है. एंड स्टोरिंग इट इन बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म्स, जनरली ATP. ATP क्या है? दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रिएक्शंस. The process revolves around catabolic reactions which facilitate oxidation of one molecule with the reduction of the other. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में या रेडॉक्स रिएक्शंस में यही होता है ना कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की रिडक्शन हो रही होती है. सो जनरल रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, दैट इज़ ए फूड मटीरियल के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP. दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है. जो इसके बॉन्ड्स की, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट्स ऑफ ATP. So first step in the respiration is glycolysis or EMP pathway. EMP are the this is on the discoverers of this pathway. Ambden, Meyerhof and Parnas in 1930 were the discoverers of this glycolysis. So on their names this is also known as EMP. Ambden, E for Ambden, M for Meyerhof, P for Parnas pathway. It is the first stage of breakdown of glucose in the cell. So definition अगर हम देखें तो ये glycolysis ग्रीक में ग्लाइकोस मीन, ग्लाइकाइज मीन स्वीट मीन्स शुगर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी शुगर की इसमें ब्रेक डाउन होती है. 6 कार्बन ग्लूकोज जो है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दोज आर 3 कार्बन, ठीक है. इस टोटल पूरे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में एंड पे ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड बनना है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जो फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स में नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं उसमें यूज़ होगा. साइट ऑफ अकरेंस ग्लाइकोलिसिस की क्या है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट यूज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ नहीं होती. Thus it is an anaerobic pathway. In fact, it occurs in both aerobic and anaerobic respirations. Different forms of carbohydrates before entering the glycolysis gets converted into simplest forms like glucose, और उसके बाद फिर glycolysis का process start होता है. ग्लूकोज 6 phosphate और फिर fructose 6 phosphate जो कि उसी का आइसोमर है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. Then these sugars are metabolized into glycolysis.
now we will see the process of glycolysis. Glycolysis starts with the glucose, one molecule of glucose. In the presence of hexokinase enzyme, it is converted into glucose 6-phosphate. One molecule of glucose 6-phosphate is formed. और ये phosphate कहाँ से आया? ATP जो है वो कन्वर्ट होती है ADP में, और इसका हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है दैट इज अटैच्ड एट द 6th पोजीशन ऑफ 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज 6-phosphate फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. In the second step, this glucose 6-phosphate is converted into its isomer, that is fructose 6-phosphate, in the presence of phosphoglucoisomerase enzyme. ठीक है, फिर ये जो आइसोमर है fructose 6-phosphate, it will be converted into fructose 1,6-diphosphate. अब ये जो 1,6-diphosphate बन गया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट अब अटैच हुआ है वो अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो इसको अपना हाई एनर्जी फॉस्फेट देता है जो इसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, और ये खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम द रिएक्शन अकर्स. देन फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, two different isomer molecules. These are 3 carbon molecules, 3 carbon compounds. One is, यानी आप कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate जो है ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स हैं और 3 कार्बन्स पे मुश्तमिल हैं. वन इज़ 3-phosphoglyceraldehyde एंड सेकेंड इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं. तो इस साइकिल में यूजुअली क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल तो फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate से 3-phosphoglyceraldehyde का बनता ही है, और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी कन्वर्ट हो जाता है अपने इसी आइसोमर में 3-phosphoglyceraldehyde में. तो इस तरह ये टोटल 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे चलेंगे. ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये 3-phosphoglyceraldehyde का मॉलिक्यूल ये इस तरह से इधर इस रिएक्शंस में जा रहा है, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी नेक्स्ट 3-phosphoglyceraldehyde में कन्वर्ट होकर पैरेलल इन्हीं रिएक्शंस में जाएगा. ठीक है, अब ये यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल इसका आएगा. ठीक है, तो ये टोटल आगे 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. ये देखें आगे सारे प्रोडक्ट्स 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. 3-phosphoglyceraldehyde in the presence of phosphoric acid it will be converted into 1,3-diphosphoglyceraldehyde. अब ये जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच था, अब फर्स्ट कार्बन पे एक और फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से आके अटैच हो जाएगा, ये 1,3-diphosphoglyceraldehyde बन जाएगा. 2 मॉलिक्यूल्स, एक इसी से और एक इससे. ठीक है, और ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसमें कोई एंजाइम यूज़ नहीं होगा. देन दिस 1,3-diphosphoglyceraldehyde जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-diphosphoglyceric एसिड. ठीक है, अब ये एसिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा कि ये रिड्यूस करेगा NAD को. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD विल बी रिड्यूस्ड इनटू NADH+H, यानी ये अपने हाइड्रोजन उसको देगा, और ट्रायोस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज यानी 1,3-diphosphoglyceraldehyde जो है ये डीहाइड्रोजिनेट होगा, अपने हाइड्रोजन NAD को देगा और खुद डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा. 1,3-diphosphoglyceric एसिड 2 मॉलिक्यूल्स. अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स 1,3-diphosphoglyceric एसिड के विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglyceric एसिड. अब जो 1 पोजीशन पे फॉस्फेट है वो कहाँ जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी अब ये एनर्जी. ठीक है, in the presence of phosphoglyceric transphosphorylase enzyme. Then the 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid will be converted into 3-phosphoglyceric acid के 2 molecules जो हैं ये convert होंगे 2-phosphoglyceric acid के 2 molecules में. अब यहाँ पे क्या होगा? जस्ट म्यूटेशन है, थर्ड कार्बन से फॉस्फेट डिटैच होके सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा. सो द एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज.
Then 2-phosphoglyceric acid के दोनों molecules will be converted into 2-phosphoenol pyruvic acid in the presence of enolase enzyme, और वाटर जो है वो इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पायरुविक एसिड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoenol pyruvic एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे जो फॉस्फेट अटैच है दैट विल दोनों मॉलिक्यूल्स का वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अब फॉस्फेट यहाँ से ख़त्म हो गया और ये पायरुविक एसिड बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो है उससे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हुई थी और ये स्प्लिट हो गया एट द एंड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। Number 1, each molecule of glucose produces 2 molecules of pyruvic acid at the end of glycolysis. Number 2, the net gain of ATP in the process is 2 ATP molecules. Actually 4 बनते हैं, ये आप देखें 2 molecules ATP के यहाँ पे बने हैं और 2 molecules ATP के यहाँ पे बने हैं 4, लेकिन 2 ऊपर यूज़ भी तो हुए हैं ना, आप देखें टोटल 4 बने तो 2 यहाँ पे यूज़ हुए हैं ATP के शुरू में। तो अगर हम नेट गेन देखें तो 4 - 2 2, यानी टोटल हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल हर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पे हमें मिलेंगे एज नेट गेन। ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ 1,3-डायफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इनटू 1,3-डायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 इज फॉर्म्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल। तो चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1,3-डायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो हैं वो डिहाइड्रोजनेट हो रहे हैं, तो 2 ही मॉलिक्यूल NAD के NaDH2 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स NaDH2 के भी एज नेट गेन इसमें से हमें मिलेंगे। देन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, नेक्स्ट स्टेप में ईच NaDH2 फॉर्म्स 3 ATP, यानी ये जो NaDH2 है हम अगर सोचें कि ये नेट गेन में अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो हाँ ATP इससे बननी है, इसलिए हम इसको नेट गेन में कंसीडर कर रहे हैं। यानी जो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उसमें हर NaDH2 का मॉलिक्यूल विल फॉर्म 3 ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल हैं तो वहाँ पे 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ATP जो हैं वो बनेंगे इन दोनों NaDH2 से कलेक्टिवली, ठीक है। एंड वाटर विल बी फाउंड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस प्रोसेस। क्योंकि ये जो एरोबिक वाला पार्ट है क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यू नो इट वेल। In this process, half molecule of oxygen is utilized for the synthesis of each water molecule. In this way, during aerobic respiration, there is additional gain of 6 ATP in the glycolysis. ये 6 ATP NaDH2 के 2 molecules से बनेंगे, ठीक है। तो 6 ATP NaDH2 मॉलिक्यूल से एरोबिक में बनेंगे और 2 नेट गेन हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली ATP के बने हैं। तो 2 ये और 6 ये कितने हो गए टोटल 8 ATP, ठीक है। 2 ATP नेट गेन और 6 ATP एडिशनल गेन जो NaDH2 से नेक्स्ट बनेगा, तो टोटल हो गए 8 ATP टोटल नेट गेन। So reaction of glycolysis do not require oxygen and there is no output of carbon dioxide. Formation of 1,3-diphosphoglyceraldehyde called non-enzymatic phosphorylation, ऊपर आपने देखा उसमें कोई एंजाइम नहीं था। Overall reaction of glycolysis is represented by following reaction. Glucose is converted into 2 molecules of pyruvate C3H4O3 plus 4 hydrogen. Next is differences between systolic and chloroplastidic glycolysis. Actually chloroplast में ऐसे सच कोई glycolysis नहीं है, लेकिन ग्लूकोज लेकिन उसमें ये पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है जो कि डार्क रेस्पिरेशन कहलाती है, और दूसरी जो है फोटो रेस्पिरेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो उसको क्लोरोप्लास्टिडिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं आप। दिस इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि इसके लिए लाइट कंपलसरी नहीं है, लाइट हो या ना हो ये होती ही होती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इन साइटोसोलिक, इसको हम साइटोसोलिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इट टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इन ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट वाइल फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन ग्रीन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ओनली. Cytosolic respiration occurs both in light and dark, while photorespiration takes place only in the presence of light. Normal respiration is the breakdown of respiratory substrate with oxygen as the terminal oxidant.
while photorespiration is direct oxidation of photosynthetic intermediates, यानी इसमें जो photosynthetic intermediates हैं उन्हीं की direct oxidation होती रहती है, जबकि यहाँ पे जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो बाकायदा ग्लूकोज है उसकी होती है। यहाँ पे ग्लूकोज की नहीं होती बल्कि उसके इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स हैं उनकी होती है ब्रेकडाउन। It is found in all types of plants, animals and other organisms. It is restricted to only C3 plants. There is a generation of usable energy in the form of ATP, both through substrate phosphorylation as well as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation जो है वो glycolysis से next step है जो हम अभी पढ़ेंगे. While in photorespiration, it does not produce ATP, rather it consumes the same. It consumes ATP. It liberates energy while it consumes energy. Steps of respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, while photorespiration occurs in chloroplast and may require the help of peroxisome and mitochondrion, etc. A substrate is commonly glucose, though other food materials, fats, proteins, organic acids can also be used, while the substrate in photorespiration is RUBP and its breakdown product is glycolate. End products are carbon dioxide and water in respiration, while end products are carbon dioxide and PGA, phosphoglyceric acid. यहाँ पे अगर हम जस्ट ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो साइटोसोलिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस को ही कहते हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज़ पायरुविक एसिड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। Then the end products are not recycled in respiration, while the end products are recycled in the cells producing the end products again. Respiration involves glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. हमारे सिलेबस में यहाँ पे जस्ट साइटोसोलिक respiration है तो that involves only glycolysis, while photorespiration or chloroplastidic respiration does not involve glycolysis, Krebs cycle or ATC. It increases the net productivity of green plants while it decreases the net productivity of green plants. H2O2, hydrogen peroxide, is not formed while photorespiration produces H2O2, essential for the survival of organisms, while photorespiration is not essential for the survival of organisms. This is oxidative decarboxylation. This is the next step. जो पायरुविक एसिड है वो इसमें एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करेगा और क्रेब्स साइकिल का इनिशिएटरी कंपाउंड बनाएगा. हाउ पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड टू हाउ पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल को ए, सो इट कैन एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल. ये इसका आंसर हमें इस हेडिंग में मिलेगा. पायरुवेट इज मॉडिफाइड बाय रिमूवल ऑफ अ कार्बोक्साइल ग्रुप फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इट एंड देन अटैच टू द कोएंजाइम ए. अब ये 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है. अब ये तीनों स्टेप्स हम यहाँ देखते हैं. ये देखें, साइटोसोल में ये पायरुवेट बना, पायरुविक एसिड बना, ठीक है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ये चला जाएगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियन. इसमें क्या होगा, NAD will be reduced into NADH2, carbon dioxide will be released here, coenzyme A will come and attach with this pyruvate और ये जो है SCOA, this is coenzyme A and this is the remaining part of pyruvate, ठीक है. This is now acetyl CoA. ये जो है कार्बोक्साइल ग्रुप, दिस इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक हो गया. सो अगर हम इसको मोर डिटेल्ड फॉर्म में देखें तीनों रिएक्शंस को, तो फर्स्टली ये पायरुविक एसिड विल बी डी कार्बोक्सिलेटेड, ठीक है. डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है यहाँ से और ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है. और अब ये जो हाइड्रोजन है दिस विल ऑल्सो बी रिमूव्ड, इट विल रिड्यूस NAD प्लस टू NADH, ठीक है. और को ए या को एंजाइम ए विल एंटर द साइकिल एंड को एंजाइम ए विल बी अटैच्ड हियर, दिस इज दिस एस को ए, ठीक है. और ये अब बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए. एसिटाइल को ए सिंपली भी इसको कहते हैं. अब ये हमें पता है कि पायरुविक एसिड के चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे एसिटाइल को ए के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और यहाँ पे NADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है. क्योंकि ये टू टाइम्स ये रिएक्शन अकर होगा,
ठीक हो गया। तो ये पूरा डिटेल इसका स्टेप यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। अगेन ये यहाँ पे सेम स्टेप जो है वो बताए हुए हैं कि पायरुवेट जो है उसकी उसमें ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम पायरुवेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में NAD इज रिड्यूस टू NADH एंड थर्ड स्टेप में एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू कोएंजाइम A। यानी ये जो पायरुविक एसिड का एसिटाइल ग्रुप है ये कोएंजाइम A के साथ अटैच हो जाता है रिजल्टिंग इन एसिटाइल को A। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक रेस्पिरेशन का। हमने ये फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट जो क्रेब्स साइकिल है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।